A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome you all in our today's online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the verse of Holy Quran. Is my voice clear and screen share as well with you guys? Can anybody confirm me? Yes, sir. All the things are clear. Viji, thank you very much. We further moving towards the lab session. We was discussed about the single line diagram based network from medium voltage substation टू दी लोड यूटिलाइजेशन. इस नेटवर्क में हमने ये डिस्कस किया था कि सिंगल लाइन डायग्राम कितनी इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके नेटवर्क्स ड्राइव करने के लिए, और नेटवर्क के ज़रिए से अगर कोई एक इक्विपमेंट या लाइन डैमेज हो जाती है तो दूसरे नेटवर्क को पहले नेटवर्क के साथ लिंक करवाते हुए किस तरीके से हम ओवरऑल सिस्टम को ड्राइव कर सकते हैं. बस कपलर बहुत अहम रोल इसमें प्ले करता है. ये सब चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं. कोई यहाँ तक सवाल आप लोगों के जहन में है तो पूछ सकते हैं. कोई डिफिकल्टी हो तो हम डिस्कस कर लेंगे. होपफुली ऑल द थिंग्स बीन क्लियर, सो वी फर्दर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ सिंगल लाइन डायग्राम. फर्दर मोर तकरीबन सब लोग जानते होंगे कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसको डॉल स्टार्टर भी कहा जाता है, नॉर्मली हमारी जो 10 हॉर्स पावर 15 हॉर्स पावर की मोटर्स तक जो स्टार्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, या ओवरऑल इससे ज़्यादा रेटिंग्स के अंदर भी, तो इंडक्शन मोटर को ड्राइव करने के लिए हमारे कुछ स्टार्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि सॉफ्ट स्टार्टर्स कहलाते हैं. इन सॉफ्ट स्टार्टर को ड्राइव करवाने के लिए ओवरऑल जो सिस्टम ड्राइव किया जाता है, नेटवर्क्स ऑफ इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं. इनमें लाइंस ऑफ रेड येलो ब्लू के थ्री फेस की मोटर है तो इसमें न्यूट्रल अपना रोल प्ले नहीं कर रहा होता, सिर्फ L1 L2 L3 लाइन वोल्टेज ही काम आते हैं हमारे डेल्टा में मोटर को चलाने के लिए और रन करने के लिए. तो हमारे जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं सर्किट ब्रेकर के, वो इसमें लगे हुए होते हैं. उसके बाद मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, और कॉन्टेक्टर को हम सिंगल लाइन डायग्राम में के से रिप्रेजेंट करते हैं. के ऑफ एम का मतलब होता है मेन कॉन्टेक्टर, वो इससे ड्राइव हो रहा होता है. उसके बाद जो है थर्मल ओवरलोड रिले. थर्मल ओवरलोड रिले जो है वो TOL कहा जाता है, TOLR. और थर्मल ओवरलोड रिले जो आपकी होती है, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं. इनको वायर नंबर भी कहते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी कहते हैं. जो टैग्स इस पे हुए हुए होते हैं उनको पहचानने के लिए ये डिफरेंट नंबर भी होते हैं, वायर नंबर कहलाते हैं. येलो से इनकी टैगिंग होती है. अच्छा, एट द एंड थर्मल ओवरलोड रिले के बाद जो है वो हमारी L1 L2 L3 और लाइन यहाँ पे आती है. और नॉर्मली इन कॉन्टैक्ट का जो नाम होता है वो UVW भी रखा जाता है, जो आपकी मोटर के जो ये वायर कांटेक्ट होते हैं, तो इनको UVW भी कहते हैं. एट द एंड मोटर आपकी जो इंडक्शन मोटर है L1 L2 L3 या रेड येलो ब्लू की, वो यहाँ पे कनेक्ट होती है. और इसकी जो ग्राउंडिंग है फर्दर, जो यहाँ से स्टार्टिंग से चलती है, वो यहाँ पे कनेक्ट भी होती है. ओवरऑल इसकी हाउसिंग हो गई, ओवरऑल इसकी केसिंग हो गई, ये सब ग्राउंड की जाती है. उसके बाद ये जो लाइन डायग्राम है, ये आप देख रहे होंगे, ये सिंगल लाइन डायग्राम नहीं है बल्कि ये 3 लाइन डायग्राम है. और इसको पावर वायरिंग डायग्राम भी कहते हैं क्योंकि इसमें पावर लाइंस दिखाई जा रही हैं. ठीक है, तो ये इसके दो नाम होते हैं. अच्छा जी, यहाँ तक कोई सवाल अगर आप लोगों के जहन में है तो पूछ लीजिए. फिर फर्दर हम मूव करेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर पे. तो हम एक काम ये करते हैं कि आप लोगों से स्टार्ट करते हैं. तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो डॉल स्टार्टर है, इसको आप एक्सप्लेन करें कि ये क्या होती है और कैसे काम करती है. आप में से कोई एक्सप्लेन करें कि ये कैसे वर्क कर रही है, कैसे काम कर रही है. सर, ये एक ऑनलाइन स्विच होता है। स्विच के तौर पर हम इसको यूज कर रहे होते हैं किसी भी
थ्री फेज ले लें या कंट्रोल के अंदर भी यूज होता है। इसका जो ये जो लॉजिक बनी हुई है सर, असल में ये लॉजिक यूज होती है, कंट्रोल के अंदर भी यूज होती है और पावर के अंदर भी यूज होती है। जी किसी भी सर्किट को मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए भी और किसी भी सर्किट को ऑटो ऑन ऑफ करने के लिए भी यूज होती है। तो अभी जो एप्लीकेशन आप दिखा रहे हैं, जी। ये एप्लीकेशन है पावर के लिए यूज हो रही है, मोटर के लिए। ये इसको मैन्युअली ऑन ऑफ करने के लिए एप्लीकेशन यूज हो रही है। और इसके अंदर सीरीज में सेफ्टीज लगी हुई है, एक इमरजेंसी स्विच और एक ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा हुआ है। इसके अलावा इंडिकेशन लाइट लगी हुई है इसके साथ पैरेलल में। तो ये सर इसकी मेन पावर के लिए इस्तेमाल हो रही है मोटर की। ठीक है जी। कोई और एक्सप्लेन करेगा इसे? यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी डेटा में ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। कोई और अपना आउटपुट देना चाहेगा इसके लिए? मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा ज़रा। हम इसे दो कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट दे दीजिए मुझे। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे जो भी जब भी किसी भी डिवाइस के लिए जब हम उसको ड्राइव करते हैं तो उसकी ड्राइंग के दो हिस्से होते हैं। एक पावर वायरिंग डायग्राम कहलाती है, जो 3 लाइन डायग्राम है वो पावर लाइन डायग्राम भी कहलाती है, ठीक है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करी। इसके बाद जो ये वाली डायग्राम राइट साइड पे आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। अच्छा, इसका एक नाम कंट्रोल वायरिंग डायग्राम भी है। सिंगल लाइन डायग्राम का एक नाम कंट्रोल वायरिंग डायग्राम भी है। और जो ये वाली डायग्राम है इसे हम पावर लाइन डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये वाइवा जब आपसे मैं लूंगा लैब के हवाले से तो ये सारी बातें पूछी जाएंगी। एज सेम टून में बताएं, सेम टर्म में बताएं, जरूरी नहीं है। लेकिन अब कोई इसको 3 लाइन डायग्राम कह रहा है वो भी सही है, कोई इसे पावर वायरिंग डायग्राम कह रहा है वो भी सही है, कोई इसे सिंगल लाइन डायग्राम कह रहा है वो भी सही है, कोई इस डायग्राम को राइट साइड वाली को कंट्रोल वायरिंग डायग्राम कह रहा है वो भी सही है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। कंटिन्यू करते हैं जिस तरह। अच्छा, इनमें सबसे अहम चीज ये होती है कि कंट्रोल वायरिंग डायग्राम जब भी ड्राइव की जाती है वो रेड फेस से ड्राइव की जाती है। स्टैंडर्ड है तकरीबन हर इंडस्ट्री का कि कंट्रोल वायरिंग डायग्राम जो है वो ड्राइव की जाती है रेड से या L1 से। जैसे हमारा स्टैंडर्ड L1 L2 L3 का रेप्लिका ऑफ रेड येलो ब्लू होता है, तो कंट्रोल वायरिंग डायग्राम जो स्टार्ट की जाती है वो रेड से स्टार्ट की जाती है। और आखिर में जो ये एंड होती है या कॉन्टैक्ट को मेक किया जाता है आउट ऑफ द न्यूट्रल A2 X2, और X2 वो न्यूट्रल से एट द एंड में लगते हैं। तो पावर वायरिंग डायग्राम जो है वो फेजेस की होती है, L1 L2 L3। कंट्रोल वायरिंग डायग्राम जो है वो सिर्फ फेज और न्यूट्रल की होती है। फेज अब स्टार्ट किया जाता है रेड का, तो वो इमरजेंसी पुश बटन सीरीज में लगता है जो 1 और 2 कॉन्टैक्ट नंबर या वायर नंबर के हिसाब से आते हैं, टैग किए जाते हैं। उसके साथ ही साथ
अगली जो इंडिकेशन होती है वो थर्मल ओवरलोड रिले की होती है। इसमें नंबर यहाँ पे दिया है, इसके वायर नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर 95 96 के। नॉर्मली ये नॉर्मली क्लोज के होते हैं। जब ये लैच कर जाती है तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज से ओपन हो जाता है। और इसी के साथ साथ ये जो इंडिकेशन है वो आपकी नॉर्मली ओपन की होती है। जब ये यहाँ पे क्लोज से ओपन होता है तो यहाँ पे ये ओपन से क्लोज हो जाता है और रेड की इंडिकेशन ऑन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि फैन की मोटर ओवरलोड होने के नतीजे में ऑफ हो गई है और ओवरलोड की इंडिकेशन यहाँ पे हाई हो जाती है। जी कोई सवाल यहाँ पे है तो पूछ लीजिए। और इसके अलावा नहीं, असल में किसी का माइक खुला था तो और होपफुली भी पढ़े मैंने होंगे। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। मैं ये बता रहा था कि अगर कोई इंडिकेशन यहाँ पे ऑन हो जाती है ओवरलोड के नतीजे में, तो वो यहाँ से हम दे सकते हैं। ओवरलोड की इंडिकेशन यहाँ पे ऑन हो जाती है और ये ओवरलोड के हवाले से मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर ली। उसके बाद जो है पुश बटन लगे हुए होते हैं स्टॉप के। स्टॉप को जो पुश बटन है, अगर आप यहाँ पे इसे प्रेस कर देंगे तो ये नॉर्मली क्लोज होता है, ये ओपन हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक स्टॉप की भी इंडिकेशन यहाँ पे होती है। जो यहाँ लाइन दी जाती है वो येलो से नॉर्मली होती है, कि अगर यहाँ पे, या ग्रीन से होती है नॉर्मली। जब इस पुश बटन को ऑन करते हैं तो यहाँ से एक लाइन ड्राइव होती है इसी तरह होके, वो यहाँ पे येलो कलर की लाइन होती है जो ड्राइव हो रही होती है। तो नॉर्मली इस पे इंडिकेशन तीन होती है, स्टॉप की, स्टार्ट की और ओवरलोड की। उसके बाद जो है हम, अच्छा कॉन्टैक्ट नंबर 1 और 2 होगा इसके, इसे कॉन्टैक्ट नंबर 3 और 4, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर और वायर नंबर भी कहलाते हैं। ये टैगिंग की जाती है येलो से। उसके बाद जो है वो स्टार्ट का एक कॉन्टैक्ट होता है, पुश बटन सॉरी, ये पुश टू होल्ड होते हैं। तो इसको प्रेस कर नॉर्मली ओपन होता है, इसको जब क्लोज किया जाता है तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है। और यहाँ जो इसकी इंडिकेशन है मेन कॉन्टेक्टर 1 की, वो 13 और 14 वायर नंबर कॉन्टेक्ट नंबर के लिहाज से होती है, कॉन्टेक्ट की है ये, और उसके लिहाज से ग्रीन की जो एलईडी है वो आपकी हाईलाइट हो जाती है। इसका ये मतलब है कि आपने मोटर को स्टार्ट करने के लिए कॉन्टेक्टर 1 पुश टू होल्ड कर दिया है, और ये जो KM1 है इसके 13 14 के जो कॉन्टेक्ट हैं नॉर्मली ओपन के, वो आपने क्लोज करवा दिए हैं। साथ ही साथ ये कॉन्टेक्ट, अच्छा ये जो यहाँ पर स्कीम बनी हुई है स्टार्ट से मेन कॉन्टेक्टर की, इसे कहते हैं कि आपने इसकी कॉइल को एनर्जाइज करवा दिया है और इसको होल्ड करवा दिया है, लैच करवा दी। ये दो टर्म इस्तेमाल की जाती हैं। तो रिले को, सॉरी, क्या कहते हैं इसको, पुश टू होल्ड बटन स्टार्ट के जरिए से आपने कॉन्टैक्टर की कॉइल को एनर्जाइज करवा दिया है, इसे लैच करवा दिया है, होल्ड करवा दिया है, और इसके नतीजे में ग्रीन एलईडी ऑन हो जाती है और आपका ये मुसलसल ऑन रहती है। इसका मतलब आपकी मोटर स्टार्ट हुई भी है। तो स्टॉप के लिए भी एक इंडिकेशन यहाँ से ड्राइव की जाती है जो यहाँ पे लगाई जाती है। उसकी जो रीजन है कि अगर आप स्टॉप कर देते हैं तो एलईडी आपकी येलो वाली हाईलाइट हो जाती है। फिर वहां पे वो इंडिकेटर्स लगाते हैं कि जी ग्रीन जो है वो ऑन की है, येलो जो है वो ऑफ की है, और रेड जो है वो ओवरलोड की है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्टर की मेन ऑक्सिलरी होती है, इसको आपने A1 दिया होता है, वो यहाँ कॉन्टैक्ट से मिलती है स्टार्ट के बाद। और A2 जो है वो आपकी न्यूट्रल पे लगती है। ये सेम स्टैंडर्ड तकरीबन हर एक के लिए लगती है। A1 जो है वो आपके फेस के लिए होती है और A2 जो आपके न्यूट्रल के लिए होती है। तो ये सप्लाई चाहे वो रिले की हो, कॉन्ट्रैक्टर की हो, या मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस की हो, उन सब के अंदर इस तरह की ऑक्सिलरी ऑफ द सप्लाई डिवाइस की A1 A2 लगाई जाती है। अच्छा, ये पूरी जो मैंने ड्राइंग एक्सप्लेन की है आप लोगों को, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की, उसके ज़रिए से कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। बाकी चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं लिख के, कोई डिफ़िकल्टी हो तो डिस्कस कर लीजिए, नहीं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा जी, फर्दर मोर सिंगल लाइन डायग्राम के बाद जो है वो ASD के स्टार्टर पे आते हैं। ASD स्टार्टर स्टैंड फॉर होता है
ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर इंडस्ट्री में ये आपने देखा होगा। और मुख्तलिफ तरह की जो हॉर्स पावर की मोटर्स होती हैं उनमें लगाते हैं। तो कोई बताया कितने हॉर्स पावर की मोटर तक ये लगाया जाता है? सर मैंने तो 75 किलोवाट तक भी लगा देखा है इसको। 75 किलोवाट जी। और कोई? सर ये 400 साढ़े 300 किलोवाट जितना लगा, इसमें 450 किलोवाट मैक्सिमम। मिनिमम को बताने के लिए एक स्टार डेल्टा का 7.5 से मीटर जब ऊपर होती है तो हम उसको 11 3 किलोवाट जी जी, क्रॉस। सही। अच्छा, मोटर की नॉर्मली रेटिंग जो है वो ब्रिटिश यूनिट्स के मुताबिक हॉर्स पावर में भी होती है, जिस तरह इन्होंने बताया किलोवाट में भी होती है मोटर की रेटिंग, लेकिन ज़्यादातर जैसे सिमेंस की मोटर हो गई या दीगर स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो हॉर्स पावर के ऊपर भी रेटिंग इसकी आती है। ठीक है, किलोवाट की भी होती है और हॉर्स पावर की भी होती है, कन्वर्जन भी हो सकती है आपस में। तो मैंने जो ये मोटर्स लगी हुई देखी हैं तकरीबन 40 हॉर्स पावर, 50 हॉर्स पावर की मोटर तकरीबन लगी हुई प्रैक्टिकली देखी है। रीजन प्लाजा के अंदर हमने काम किया था, तो वहाँ के जो बेसमेंट में पूरा कंट्रोल इनका बना हुआ है, पानी की मोटर जो लगी हुई हैं उसके लिए जो मोटर इस्तेमाल की जाती हैं वो तकरीबन 40-50 हॉर्स पावर की नॉर्मली वहाँ इस्तेमाल की गई थी। और उसके लिए इनके स्टार्टर्स एएसडी के बनाए थे। इसके अबव रेटिंग के ऊपर भी ये मोटर जाती हैं और वीएफडी के जरिए से भी ये चीजें चलाई जाती हैं। साथ ही साथ जो एएसडी के स्टार्टर की मोटर होती हैं, ऑटो स्टार डेल्टा, तो इनमें मोटर इस्तेमाल की जाती है। कॉन्टेक्ट आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने बताया था यूवीडब्ल्यू, और यूवीडब्ल्यू के यहाँ होते हैं U1 V1 W1 और U2 V2 W2। इस मोटर में खासियत ये होती है, लेकिन याद रखें कि हर मोटर जो है वो स्टार्ट और एएसडी के ऊपर नहीं चलाई जाती। इनके लिए मोटर की रेटिंग होना ज़रूरी है, मोटर की टाइप्स होना ज़रूरी है। मुख्तलिफ तरह की जो मशीनरी की मुख्तलिफ बुक्स हैं, जिस तरह बीएल थराजा की हो गई, वीके मेहता की हो गई, तो इनके वॉल्यूम्स हैं बुक्स के। तो अगर आप उसमें वर्जन 4 वॉल्यूम 4 के अंदर देखते हैं वीके मेहता की या बीएल थराजा की खास तौर पे, तो इनके अंदर मोटर की टाइप्स बताई गई हैं, क्लासेस बताई गई हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, या टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो इनके अंदर हमें ये चीज मिलती है कि अगर आप अलग अलग कैटेगरी के लिहाज से मोटर्स को लेते हैं तो हर एक मोटर एक चीज पे नहीं चल सकती। मिसाल के तौर पे घर के पानी की जो मोटर है उसको वेरिएबल स्पीड पे आप चलाएंगे तो वो उसकी वाइंडिंग हीट अप हो जाएगी। लेकिन वो मोटर जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की हैं, स्लिप रिंग के स्टार्टर्स पे चलती हैं, या बीएफडी के ऊपर चलने वाली मोटर्स हैं, वेरिएबल स्पीड पे चलने वाली मोटर्स हैं, उनकी डिजाइनिंग एक अलग एस्पेक्ट से होती है। हर एक मोटर हर एक ही स्पेशलाइजेशन ऑफ स्टार्टर्स के अंदर नहीं चल जाती। ये चीज भी ध्यान में रखना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखें तो एएसडी का जो स्टार्टर है उनमें 3 कॉन्ट्रैक्टर्स लगते हैं। KM3 ये मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है इसका, ये लाजमी ऑन रहता है पहला कॉन्ट्रैक्टर, जैसे KM3 कहते हैं। लाइन आती है, मेन कॉन्ट्रैक्टर चलता है और सप्लाई यहाँ पर आती है। तो मोटर को असल में ये फेज इस तरह की मोटर है जिसको एक साथ 6 फेज मिलके चल रहे होते हैं, लेकिन ये ग्रेजुअली होता है। तो पहला कॉन्ट्रैक्टर जो है KM3 मेन कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है, उससे आपकी 3 वाइट की सप्लाई 3 फेज की एक साथ मोटर को मिल जाती है। ठीक है, हर मोटर की वाइंडिंग की 6 तारें निकली हुई होती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप रेड, येलो, ब्लू, रेड की एक कॉइल है, इसका स्टार्टिंग एंडिंग, येलो की स्टार्टिंग एंडिंग और ब्लू की स्टार्टिंग एंडिंग, इस तरह से इनके जो कॉन्टेक्ट वो वाइंडिंग मिलकर लेफ्ट वाइंडिंग, लूप वाइंडिंग के अंदर, वेव वाइंडिंग के अंदर जब ये वाइंडिंग हो जाती है तो आखिर में आके ये 6 तारें बचती हैं। ये 6 तारों का या तो डेल्टा बनता है तो स्टार होता है, मोस्टली ये डेल्टा बनाया जाता है। इन 6 तारों को ओपन करके अगर आप बाहर निकाल लें और इनमें आप एएसडी के स्टार्टर के जरिए करें, जैसे लास्ट टाइम मेरे ख्याल में मैंने बताया भी था स्टूडेंट्स को, ये हमने स्टार्टर लैब में भी बनाया था और उसके जरिए से चला के भी दिखाई ये मोटर स्टूडेंट्स को। तो बीच में टाइम मिलता है तो इंशाल्लाह उसके जरिए भी हम दिखाएंगे कि एएसडी के स्टार्टर के जरिए किस तरीके से मोटर चल रही होती है और लगाई जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो है वो KM3 का कॉन्ट्रैक्टर है, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर ऑन होता है। इसके साथ ही साथ
मेन सप्लाई के जरिए से रेड, येलो और ब्लू की 3 लाइंस ड्राइव की जाती हैं सेम सिमेट्री में, और उसको लेके आप, ये डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसको आप यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ से रेड, येलो, ब्लू को रेप्लिका करके यहाँ पे लगाई जाती है। ये आपका स्टार का कॉन्ट्रैक्टर है। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर, डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर और स्टार का कॉन्ट्रैक्टर, ये 3 कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे लगाए जाते हैं। मेन तो लगा रहता है, डेल्टा का जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्हीं 3 लाइन को ड्राइव करके यहाँ से लेके यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है। अगर आप गौर करें, ये रेड यहाँ से ड्राइव किया और ये लेते हुए इन्होंने येलो बना के यूज किया है इसको, और येलो बीच का लिया और येलो को लेके ब्लू बना के यूज किया है, और ब्लू लेके आखिर की वायर को इन्होंने रेड बना के यूज किया है। उसकी वजह कोई बताएगा कि ऐसा क्यों किया है हमने? जी जनाब। सर ये क्योंकि हर कॉइल को 2 अलग अलग फेस मिले इसलिए किया हुआ। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है ये। हर कॉइल पे ये जो कनेक्शन 1 और कनेक्शन 2 है, इनकी सिमेट्री सेम ना हो जाए। सेम हो जाएगी तो इनमें फेज डिफरेंस नहीं रहेगा। उनको डिफरेंस करने के लिए या फिर पावर को अटेन करने के, क्योंकि एएसडी के स्टार्टर में आपको नॉर्मली डॉल स्टार्टर के मुकाबले में या स्टार में चलने वाले कॉन्टैक्ट के मुकाबले में ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होती है, तो वो तभी मिल पाएगी जब इसके फेस का सीक्वेंस और इसके फेस का सीक्वेंस डिफरेंट होगा। तो उस मकसद के लिए आप यहाँ पे फेस का रेप्लिका करते हैं या इंटरचेंज करते हैं, तो उसके नतीजे में ये वाली जो सिमेट्री ऑफ फेज है और इस वाली सिमेट्री ऑफ फेज में एक फर्क आ जाता है। बहरहाल, अगर आप थोड़ा, अब यहाँ तक तो बात हो गई, अब आगे चलते हैं हम डेल्टा। अब पहले डेल्टा लगता है या पहले स्टार लगता है, इसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल मैं कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसी के साथ साथ जो इसका येलो है उसको बना के रेड बना लिया इन्होंने, येलो को ब्लू बना लिया, और इसके येलो रेड को इन्होंने येलो बना के, और ये तीनों के तीनों आपस में एक कॉन्ट्रैक्टर के जरिए उसके अपकमिंग के ऊपर, पावर के ऊपर जम करवा लेते हैं। ये इस तरह यू बनाते हैं। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा इंडस्ट्री में। ये चीज करने के बाद जो है वो आपका स्टार का जो कांटेक्ट है, स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार में द कॉमन पॉइंट ऑफ योर स्टार कनेक्शन इज कॉल्ड इट्स न्यूट्रल। तो यहाँ पे स्टार बनाया किस तरीके से, इन सबका एक कॉमन पॉइंट बना लिया। जब कॉमन पॉइंट बनाते हैं तो स्टार में जो दरमियान का पॉइंट होता है, जैसे न्यूट्रल कहते हैं, वो कॉमन पॉइंट जो है वो जाहिर करता है कि ये कनेक्शन स्टार का है। जबकि डेल्टा में आप देखें ओपनली 3 वायरें आती हैं और 3 वायर आके लग जाती हैं, तो ये जाहिर करता है कि ये डेल्टा है। और स्टार के अंदर ये 3 वायर लेकर हम इन्हें आपस में शॉर्ट कर देते हैं, तो ये जाहिर करता है कि ये स्टार बना हुआ है। स्टार जब ये बन जाता है तो ये 3 वायर, ये ध्यान में रखें। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि मेन कॉन्ट्रैक्ट कैसे कॉन्टैक्ट होता है, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर कैसे कॉन्टैक्ट करता है, और स्टार कॉन्ट्रैक्टर कैसे कॉन्टैक्ट करता है। अब इसकी बात करेंगे हम। कॉन्टैक्ट नंबर 3 जो है वो मेन कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट लगा रहता है। सबसे पहले हम करते ये हैं कि इस डेल्टा के कॉन्ट्रैक्टर को ऑफ रखते हैं। ठीक है, यानी इसकी ऑक्सिलरी को सप्लाई नहीं देते। होता क्या है कि इसकी जो लाइन होती है वो यहाँ से ड्राइव नहीं करते बल्कि ऊपर की लाइन से ड्राइव करते हैं। तो ये चीज करने के बाद यहाँ से ये कॉमन बना हुआ होता है, तो वो 3 तारे कॉमन मिलके यहाँ लगती हैं। देखें, यहाँ के 3 तारे कॉमन हो जाती हैं। तो ये मोटर को सबसे पहले 3 फेज यहाँ से मिलेंगे, 3 फेज यहाँ से मिलेंगे, और कॉमन पॉइंट जो तीनों का कॉमन हुआ हुआ है, स्टार हुआ हुआ है, तो ये स्टार का कांटेक्ट यहाँ पे आके मिलेगा। तो ये मोटर मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ पहले स्टार कॉन्ट्रैक्टर के साथ चलेगी। मेन और स्टार, मेन और स्टार कांटेक्ट के अंदर जब ये चलती है तो मोटर स्टार्ट होती है स्टार कांटेक्ट के अंदर। ठीक है। जैसे ही कुछ 5 सेकंड 10 सेकंड गुजर जाते हैं, उसके बाद चलती हुई मोटर के दौरान ही ये स्टार का जो कॉन्ट्रैक्टर है इसकी ऑक्सिलरी को ऑफ करवाया जाता है, यानी इसके A1 के ऊपर जो सप्लाई जा रही होती है उसको ऑफ करवा दिया जाता है। तो इस कॉन्ट्रैक्टर को जो स्टार का है वो ऑफ करवा दिया जाता है। ऑफ करवाने के बाद जो डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर है इसको ऑन करवा दिया जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये पूरा कनेक्शन यहाँ पर खत्म हो जाता है।
चलती हुई मोटर के अंदर ये कॉन्टैक्ट KM2 का ऑन होता है, ये है डेल्टा का कॉन्टैक्टर। तो मेन कॉन्टैक्टर स्टार के साथ पहले लगा हुआ होता है, मोटर इसमें चल रही होती है और इसमें अपने टॉर्क को मेंटेन करती है। टॉर्क को मेंटेन करने के बाद स्टार का कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है और डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है, और यहाँ से कॉन्टैक्ट जब लग जाता है तो यहाँ से भी 3 फेज अनसिमेट्रिकल वेज में यहाँ पे इसको मिल जाते हैं। तो ऊपर से 3 फेज और नीचे से 3 फेज जब मोटर को मिलते हैं तो इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ जाती है, जो रेटेड लेवल पे होती है। तो फिर मोटर आपके स्टार से डेल्टा पे कन्वर्ट होने के बाद मैक्सिमम स्पीड पे चल रही होती है। तो इस तरह ये कॉन्टैक्ट पावर के जुमरे में हम इसको चला पाते हैं और करवा पाते हैं। अब जैसे यहाँ पे वो स्टेप लिखा हुआ है कि KM3 को सबसे पहले आपने लोड पे चलाते हैं मेन कॉन्टैक्टर और स्टार के साथ। कुछ टाइम गुजरने के बाद अब करते ये हैं कि KM3 को आप ऑन रखने के साथ साथ स्टार कॉन्डक्टर को ऑफ करवाते हैं। ऑफ करवाने के बाद जो है डेल्टा कॉन्डक्टर जो है लगा देते हैं, और इसके साथ साथ मेन कॉन्डक्टर पहले स्टार के साथ चलता है। जब ये ऑफ हो जाता है कुछ 7-10 सेकंड के बाद, तो चलती हुई मोटर में डेल्टा का कॉन्डक्टर अपने 3 फेज यहाँ पे कनेक्ट करता है, और उसके साथ ही साथ मोटर की स्पीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेटेड लेवल के ऊपर बढ़ जाती है और वो पावर अच्छा खासा अटेन करते हुए मोटर की स्पीड ड्राइव कर रही होती है, और उसके नतीजे में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड मिलती है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ASD की स्टार्टर की इस तरह पूरी हो जाती है। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। ये पावर वायरिंग डायग्राम हमने यहाँ पे डिस्कस की है ASD के स्टार्टर की। Furthermore, we moving further towards the कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। कंट्रोल वायरिंग डायग्राम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ASD के स्टार्टर की ऐसा बात करें, जिस तरह डॉल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग डायग्राम थी सिंगल लाइन डायग्राम, इसी तरीके से ASD के स्टार्टर की भी ये कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है, सिंगल लाइन डायग्राम। अब इस पर बात करेंगे हम। सबसे पहले लाइन आती है, फ्यूज के जरिए से यहाँ पे लगती है। फिर आपका नॉर्मली फिर यहाँ पर क्लोज कॉन्टेक्ट होता है जो कि पुश बटन से लगता है। अब इसको अगर होल्ड कर देंगे आप तो ये नॉर्मली क्लोज हुआ है ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट का कॉन्टेक्ट होता है। स्टार कॉन्टेक्ट के बाद होता ही है कि स्टार्ट मोटर हो जाती है, और वो ऑन होने के बाद जो है KM3 के नॉर्मली ओपन को क्लोज करवा देती है। और इसके साथ ही साथ जो आपका K1T है, यानी वो टाइमर जो कि पहला टाइमर है, ये टाइम लेता है और उसके हिसाब से इसको स्टार्ट करता है। KM2 जो है वो उसको नॉर्मली क्लोज है, ये इसको ओपन करवा देता है। इसका मतलब अच्छा, एक वक्त में एक कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ये ध्यान में रखें। KM3 तो मुसलसल लगा रहेगा, लेकिन KM2 या KM1 इन दोनों में से एक वक्त में एक कॉन्टेक्ट ही ऑन हो सकता है। या तो ये कॉन्टेक्ट ऑन होगा या तो ये ऑन होगा। तो जैसे कि तकरीबन हमने डिटेल डिस्कशन करी है कि KM3 के साथ सबसे पहले KM1 ऑन होगा तो KM2 ऑफ होगा, और जब KM3 के साथ KM2 लगेगा तो KM1 ऑफ हो जाएगा। एक साथ ये दोनों नहीं चल सकते, वरना इसके अंदर ब्लास्ट हो सकता है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो KM2 ऑफ हो जाएगा जब KM1 और KM3 चल रहे होंगे। तो ये KM1 को यहाँ पे सप्लाई दे दी, और इसके कॉन्टेक्टर को कॉन्टेक्ट में सप्लाई मिलने के बाद ये चल जाएगा। स्टार्ट देने के बाद यहाँ पर सप्लाई आएगी, KM1 टाइमर ये ऑन हो जाएगा, KM1 ये 1 ऑन होगा, इसका टाइमर ऑन होगा, और KM2 ऑफ रहेगा। उसके बाद क्या होगा, एक टाइमर वही लगा रहेगा, लेकिन KM1 जो है वो आई थिंक इसमें मिसप्रिंट हुआ है, KM1 बिल्कुल ये 1 इससे यहाँ पे लग गया है। KM1 जो है नॉर्मली क्लोज है, ये ओपन हो जाएगा क्योंकि अब बारी आपके डेल्टा कॉन्टेक्ट की होगी, और उसके हिसाब से ये चीज चल जाएगी। इसी के साथ साथ रेप्लिका इसमें भी होगा। तो ये स्टार कॉन्टेक्ट का बताया है, फिर डेल्टा कॉन्टेक्ट का बताया, मेन कॉन्टेक्टर तो लगा ही रहेगा। मेन कॉन्टेक्टर जो है वो नॉर्मली ये वाला इस तरह बताया गया है कि मेन कॉन्टेक्टर लगा रहेगा, उसके साथ पहले ये ऑन किया जाएगा, फिर ये ऑफ हो जाएगा, तो ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ASD का स्टार्टर काम कर रहा होता है। तो छोटी मोटर्स के लिए डॉलर स्टार्टर लगाया जाता है, बड़ी मोटर्स के लिए ASD का स्टार्टर लगाया जाता है, और उसके हिसाब से इस चीज़ को किया जाता है। अच्छा, यहाँ तक हमारी ये लैब
जो है वो मुकम्मल हो जाती है। इसका लैब टास्क क्या है कि राइट डाउन दी पावर एंड कंट्रोल सिग्नल एंड डायग्राम ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में तकरीबन सब लोग जानते होंगे। कोई बताएगा कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होती है? सर ये वेरिएबल स्पीड स्लिप रिंग्स के जरिए जो है इसको वेरिएबल स्पीड किया जाता है, और जी ये भी इंडक्शन मोटर की दूसरी टाइप है सर। तो ये तो अब वैसे एप्लीकेशन के तौर पे अब इस्तेमाल नहीं होती, ना होने के बराबर इसकी एप्लीकेशन है, क्योंकि हम नॉर्मल इंडक्शन मोटर को वीएफडी लगा के उसकी स्पीड को हम वेरी करवा लेते हैं। अच्छा, ये जो थी ये बहुत ज्यादा पावर कंज्यूमिंग स्लिप रिंग्स और इंडक्शन मोटर होती थी। जी इसको खत्म करके सर अब जो नॉर्मल इंडक्शन मोटर इस्तेमाल की जा रही है। तो स्लिप रिंग्स इंडक्शन मोटर के अंदर 3 रिंग्स होते हैं, इसके रोटर के अंदर भी वाइंडिंग होती है, और वो वाइंडिंग आके रिंग्स के ऊपर कनेक्टेड होती है, फिर उन रिंग्स के साथ रियोस्टेट कनेक्टेड होते हैं। तो वो रियोस्टेट के जरिए उसकी स्पीड को वेरी किया जाता है। उसके स्टेप्स होते हैं 1 2 3, उसके हिसाब से उसकी स्पीड होती है 1 2 3 जी। इस तरह। अच्छा जी, जिस तरह ये बता रहे थे बिलाल साहब, बिल्कुल सही है, ऐसे ही होती है ये चीज़। तकरीबन जिस तरह इन्होंने बताया कि हमारी जो स्लिप रिंग है वो ऑब्सोलीट होती जा रही है और उसकी जगह वेरिएबल मोटर्स जो चलने वाली है वो ले रही है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं ऐड अप करूँ यहाँ पे कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को रिप्लेस किया जा रहा है वीएफडी के जरिए भी। वीएफडी की ड्राइव जो है वो अब ये जगह ले रही है, लेकिन पुराने टाइम में जो वेरिएबल स्पीड की अटेनमेंट की जाती थी वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से की जाती थी। अब टेक्नोलॉजी तकरीबन ऑब्सोलीट हो गई है, लेकिन पहले के टाइम में रियोस्टेट मेथड के जरिए से इन्होंने बताया। रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस मेथड जो हम सिलेक्ट करते हैं और इसके हिसाब से फिर स्पीड कम या ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। और ये सिलेक्टर स्विच की मदद से हम करते थे। इसके मुख्तलिफ तरह की स्टार्टिंग टेक्निक्स आती हैं। तो मोटर की एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है, और साथ ही साथ इसके जो रिंग्स लगे हुए होते हैं उनमें ब्रशेस होते हैं, ठीक है। स्लिप रिंग के अंदर ये रिंग होते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये रिंग रेड का रिंग, येलो का रिंग, ब्लू का रिंग, या L1 L2 L3 का रिंग। तो इसकी बाइंडिंग्स निकल कर ये रिंग्स में लगी हुई होती है, और इसके ऊपर कार्बन ब्रशेस जो हैं वो लगते हैं। ये ब्रशेस आप देख रहे होंगे, ये ब्रश होते हैं जो इस पे लगते हैं, ये घिसते हैं इसके चलने वाले रोटर के ऊपर, और उसके नतीजे में जो रियोस्टेट है वो अपनी वेरिएबल रेजिस्टेंस को अटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो शाफ्ट होती है उसकी वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे वेरी हो रही होती है रियोस्टेट की मदद से, और इसकी स्पीड कम या ज्यादा हो रही होती है। तो इसमें टास्क ये है कि आप लोगों को इसका पावर वायरिंग डायग्राम बनानी है और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनानी है, और उसके जरिए से ये टास्क मुकम्मल हो जाएगा। आज के लैब सेशन के हवाले से अगर हम डिस्कस करें, समराइज करें ऐसे, तो लैब सेशन में हमने सिंगल एंड डायग्राम को देखा है। इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किए थे कि सिंगल एंड डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, और सिंगल एंड डायग्राम जो है वो नॉर्मली हमारी पावर स्ट्रीम के मुताबिक से लेके स्विचिंग डिवाइसेस, स्विच गियर इक्विपमेंट्स, फ्यूजेस, लोड ब्रेक स्विच, रिलेज, उसके बाद इन सिंगल एंड डायग्राम में जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं वो नाम बता रहा था मैं आपको। फिर सिंगल एंड डायग्राम क्या होती है, उसको क्यों हम स्टडी करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है वो। साथ ही साथ मीडियम वोल्टेज सबस्टेशन के अंदर के नेटवर्क के अंदर किस तरह से सिंगल एंड डायग्राम रोल प्ले करती है, किस तरह उसको डिज़ाइन किया जाता है और एनालाइज करना, सब्सटेंशियली नए नेटवर्क्स, नए सिस्टम उसमें लगाना, वो सब हमने डिस्कस किया इसमें। उसके बाद जो है वो डॉल स्टार्टर, उसके ऊपर हमने बात की। उसके बाद जो है हमने डिस्कशन की एएचडी के स्टार्टर की तरफ, कि एएचडी के स्टार्टर वो दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, उसकी पावर लाइन डायग्राम होती है और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है। इसी तरीके से जो डॉल स्टार्टर है उसकी भी एक पावर वायरिंग डायग्राम है और एक कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है, तो इसके भी दो हिस्से होते हैं। तो डॉल स्टार्टर के पावर और कंट्रोल, एएचडी के स्टार्टर के पावर और कंट्रोल, दो वायरिंग डायग्राम होते हैं। इसके साथ स्टेपलिंग इंडक्शन मोटर जो होती है उसके भी पावर और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। तो इसमें टास्क मैं थोड़ा वैरायटी वाइज कर लेता हूँ कि अगर आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, वैसे तो मशहूर ही है इसका पावर और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम, लेकिन वो नहीं मिल पाती,
तो टेक्नोलॉजी क्योंकि वीएफडी की भी चल रही है आजकल, वेरिएबल स्पीड ड्राइव या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इसको लेके आप बना सकते हैं भी कि इसकी वीएफडी के जरिए से वेरिएबल स्पीड मोटर की पावर और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम, तो वो भी बना सकते हैं आप, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जिस तरह हमने डिस्कस की कि वो टेक्नोलॉजी तकरीबन ऑब्सलीट हो गई है, और अभी फिलहाल हम तकरीबन इसको ऑब्सलीट करते जा रहे हैं, तो वीएफडी इस्तेमाल हो रही है, वीएसडी इस्तेमाल हो रही है। तो इसकी पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम आप लोगों ने तलाश करनी है इंटरनेट से, या फिर अगर तकरीबन लोगों को आती है तो वो आपने ड्रॉ करनी है कि वीएफडी किस तरीके से कनेक्ट की जाती है एक मोटर के जरिए, पावर डायग्राम में दिखानी है वो, और वो किस तरीके से वेरी करते हुए उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करती है। साथ ही साथ पावर वायरिंग डायग्राम के साथ उसकी कंट्रोल वायरिंग डायग्राम भी आपने बनानी है, तो वो उसके मुताबिक आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसका हिंट देता हूं मैं आपको। तो इस तरीके से ये चीज़, ये तो इसकी पावर वायरिंग डायग्राम हो जाएगी, पावर वायरिंग डायग्राम हो गई, और ये इसकी कंट्रोल वायरिंग डायग्राम हो जाएगी। तो इस तरह मोटर यहाँ पे कनेक्ट की जाती है और उस तरीके से वो चीज़ होती है। लेकिन मोटर जो है इसमें जो कनेक्ट की जाती है वो डायरेक्टली डॉल स्टार्टर के तौर पे होती है। जी कुछ कह रहे हैं? जी हाँ जी सर, ये पूछ रहा था, आपने बोला था स्लिप रिंग क्या बनाना है, पावर और कंट्रोल वायरिंग जी डायग्राम। जी जी जी। ये तो सर वीएफडी की दी हुई है आपने। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को वीएफडी मिल जाती है, वीएफडी बेस्ड स्टार्टिंग मैकेनिज्म, तो वो भी बना सकता है और स्लिप रिंग भी बना सकता है। मैंने दोनों ऑप्शन रख दिए हैं। अच्छा ठीक। जी जी। तो यहाँ तक सेशन